नेपाल में भड़की हिंसा के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है। हिंसा की आग भारतीयों के लिए भी संकट बन गई। होटल में आग लगाए जाने के बाद गाजियाबाद के दंपति ने चौथी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी की मौत हो गई। तो वहीं हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचकर अब 51 हो चुका है। केपी शर्मा ओली के पीएम पद से इस्तीफे को नुकसान समय भी हो चुका है, लेकिन अभी तक अंतरिम प्रधानमंत्री तय नहीं हो सका है। देखिए, नेपाल में जेनजी लिखेंगे नया अध्याय। सियासी तख्ता पलट के पीछे किसका हाथ? सुशीला तिर्की बनेंगी अंतरिम पीएम। हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 51। एक भारतीय महिला की भी मौत। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुए बवाल ने ओली सरकार के ताज को उखाड़ फेंका, लेकिन अब नई सरकार को लेकर संकट बना हुआ है। देश की आगे की रूपरेखा क्या होगी, इस पर युवा मंथन कर रहे हैं। वहीं हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच गया है। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि हुई है। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। गाजियाबाद के नंदग्राम से नेपाल घूमने गए दंपत्ति हिंसा का शिकार हो गए। दरअसल गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के मास्टर कॉलोनी के रहने वाले रामवीर सिंह गोला अपनी 55 वर्षीय पत्नी राजेश गोला के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए 7 सितंबर को गए थे। दंपत्ति होटल में थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जिसके बाद दंपत्ति चौथी मंजिल से छलांग लगाते हुए नजर आए और घायल हो गए। राहत कर्मियों के द्वारा लगाए गए गड्ढे में गिरने से दोनों घायल हो गए और अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराया गया। इसी दौरान पत्नी राजेश की हालत बिगड़ती चली गई और उपचार के दौरान मौत हो गई। हम गाजियाबाद से पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए थे काठमांडू। वहाँ पे होटल हयात रेजेंसी में रुके। उसके बाद हम वहाँ से जाने लगे मिथिला। तो उससे जब जाने लगे तो उससे पहले कर्फ्यू लग गया और एयरपोर्ट बंद हो गया। एयरपोर्ट बंद हो गया, हमने जाने की कोशिश करी, फिर दोबारा भाड़ा दे के 1 दिन का एक्सटेंड कराया होटल। और जब दंगा आ गए 6 बजे पूरे होटल में आग लगा दी। हमने ऊपर से कूद के जान बचाई। इसमें मेरी पत्नी घायल हो गई। हॉस्पिटल के उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई। हम बड़े, ना एम्बेसी ने कोई जवाब साथ दिया, ना पुलिस ने, ना आर्मी ने, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ और मैं तो कभी अपने साथियों को भी नहीं कह दूंगा नेपाल नहीं। इसके साथ ही काठमांडू में साहिबाबाद इंदिरापुरम के 2 परिवार भी फंसे हैं। परिवार 3 दिनों से गोलियों और आग की दहशत में कैद है और सरकार से सुरक्षित वापसी की मांग कर रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर पाबंदी। कुल 26 सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया। विरोध में सड़कों पर उतरे युवा, भारी प्रदर्शन को दबाने के लिए सरकार ने कार्रवाई की। गोलीबारी ने युवाओं के गुस्से को उबाल दिया। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने आग में घी का काम किया। 8 सितंबर 2025 को हिंसा की शुरुआत हुई। संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के घर फूके। 13 जेलें टूटी, हजारों कैदी जेलों से फरार। हिंसा के बाद नेपाली आर्मी ने मोर्चा संभाला। जली इमारतों से सामान चोरी और लूट हुई। अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की को समर्थन। हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51। वहीं अब सवाल ये भी हो रहा है कि क्या नेपाल में हुई इस युवा क्रांति के पीछे क्या चीन का हाथ है? जब हम आंदोलनकारी युवाओं से बात कर रहे थे और उनका कहना है कि जेनजी के आंदोलन का इस्तेमाल किया गया है कुछ लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि नेपाल वन करके जो टेलीकॉम सेवा है, सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, उसके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, लेकिन मेरे ठीक पीछे मौजूद चाइना की कंपनी हुआवे को निशाना नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई आगजली नज़र नहीं आती है। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी नहीं है, आर्मी की मौजूदगी भी नहीं है। तो क्या ये इलाका ज़्यादा सेफ है? और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिन लोगों ने आंदोलन किया, जिन युवाओं के नाम पर आंदोलन हुआ, उसके पीछे कोई चाइना का कनेक्शन भी नज़र आता है। क्योंकि सोचिए कि जहाँ जहाँ हम रहे, जो इलाका जल भी चुका था, हमने आपको रात से लेकर के दिन की तस्वीरें दिखाई, वहाँ पर पुलिस बल नज़र आता है, लेकिन यहाँ पुलिस बल नज़र क्यों नहीं आता है? और आपको पहली बार ये लग सकता है कि ये संवेदनशील जगह नहीं है, ये रोड संवेदनशील नहीं है, लेकिन संवेदनशील है। काठमांडू की ग्राउंड रिपोर्ट में यही तो सवाल उठा रहा है, कितनी संवेदनशील में अगर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है। क्योंकि मेरे दाएं में अगर आपको बात करें तो जो चाइना की एम्बेसी है वो नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर जो चाइना एम्बेसी का बोर्ड है वो पूरी तरीके से दिख रहा है। तो ये स्थिति हमें नज़र आ रही है। बहरहाल
केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे को काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक अंतरिम प्रधानमंत्री तय नहीं हो सका है। कल दिन भर चली चर्चा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। हालांकि कहा जा रहा है कि सुशीला तिर्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ सामने आता है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।